हेलो एवरीवन, मैं हूं आदेश और फ्रांसी कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे टैली में पहले से बने 28 ग्रुप्स का लेजर बनाते समय उपयोग करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने टैली ओपन कर लिया हुआ है, जिसमें मैंने कंपनी भी बना लिया है फ्रांसी कंप्यूटर ज्ञान। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर बात करें तो हमको आज बनानी है लेजर, और लेजर में हम यूज करेंगे ग्रुप का। तो ग्रुप का इस्तेमाल हम कौन से लेजर पर कब करते हैं ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो 15 प्राइमरी ग्रुप होता है और 13 सेकेंडरी ग्रुप होता है, इसका यूज हम कैसे करेंगे ये आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मास्टर, और मास्टर के अंदर तो मास्टर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो में हम लेजर बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, और यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जो है कि हम यूनिट है, ग्रुप है या स्टॉक आइटम है, इन सभी चीज़ों को बनाते हैं। तो इन्वेंट्री के बारे में आगे की वीडियो में हम जानेंगे। आज की वीडियो में हम जानते हैं टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट इन्फो में आएंगे। अकाउंट इन्फो में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ग्रुप्स दिखाई दे रहा है, लेजर है, वाउचर टाइप है और क्विक। तो यहाँ पर ग्रुप हमारे पहले से बने हुए होते हैं। ग्रुप में हम जाएंगे। ग्रुप में जाने के बाद आप देखेंगे सिंगल ग्रुप और यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप। तो यहाँ पर जो है अगर हमको ग्रुप बनाने हैं तो एक एक करके हम बना सकते हैं। क्रिएट में जाएंगे और हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले में हम सिर्फ देख पाएंगे और अल्टर से हम बने हुए ग्रुप को सुधार पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे ग्रुप एक साथ बना सकते हैं। डिस्प्ले से हम देख सकते हैं और अल्टर से हम सारे ग्रुप को एक साथ सुधार कर सकते हैं, यानी जिसमें हमको सुधार करनी है। अब हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। डिस्प्ले करेंगे तो ये हमारे 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 15 जो है हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है और 13 जो है सेकेंडरी ग्रुप होता है। अब हम यहाँ से वापस होते हैं एस्केप की प्रेस करके। अब यहाँ पर हम आएंगे अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा लेजर, और लेजर में हम जाएंगे तो यहाँ पर भी जिस तरीके से हम ग्रुप के बारे में जाने, उसी तरीके से यहाँ पर लेजर बना हुआ है। हर लेजर के अंदर आप देखेंगे सिंगल लेजर और यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीपल लेजर। यहाँ पर अगर हम बात करें क्रिएट की, तो यहाँ पर हम नया लेजर क्रिएट करेंगे। डिस्प्ले में पहले से बने हुए लेजर को देख पाएंगे और अल्टर में पहले से बने हुए लेजर को हम सुधार कर पाएंगे। मल्टीपल में बहुत सारे लेजर एक साथ बना सकते हैं। डिस्प्ले में जो है कि हम सारे लेजर को देख सकते हैं, और अल्टर से बहुत सारे लेजर को यानी सभी लेजर को हम सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पर कार्य करते हैं। पहली कंपनी कुछ लेजर पहले से बना के देता है। यहाँ पर अगर हम देखें डिस्प्ले में तो यहाँ पर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का हमको लेजर पहले से ये बना के देता है। और इसका ग्रुप सिलेक्शन देखें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कैश का लेजर बना हुआ है और कैश इन हैंड, यानी हमारे हाथ में कितना रोकड़ है इसकी जानकारी को हम यहाँ पर से देख सकते हैं। कैश इन हैंड यानी हस्त से रोकड़ कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो लेजर बनाना सीखते हैं, और लेजर में हम ग्रुप का सिलेक्शन करना जानेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्रिएट में। इसके लिए अगर शॉर्टकट की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप मास्टर्स के अंदर अगर अकाउंट इन्फो में जाते हैं तो यहाँ पर ए प्रेस करना है, यानी मास्टर्स की बोल सकते हैं। अगर लेजर में जाना है तो एल प्रेस करेंगे। अगर क्रिएट का यूज करना है तो सी, डिस्प्ले का यूज करना है तो डी, और अल्टर का यूज करना है तो ए हम यूज कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर मल्टीपल लेजर का यूज करना चाहते हैं तो क्रिएट के लिए आर है, डिस्प्ले के लिए आई, और जो है कि अल्टर के लिए टी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड की है, जो रेड कलर का बटन दिखा रहा है, वही हमारा मास्टर्स की होता है। आप देख पा रहे हैं सभी में रेड इफेक्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पर से हमको एक लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर हम जाएंगे। अब लेजर हम क्रिएट करेंगे तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि हमको कौन सा ग्रुप का क्या यूज है। तो ये हमको जानना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउजर में, और ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च करना है francicomputergyan.com। इसको एंटर करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट खुल गया। आप चाहें तो यहाँ पर माई कंप्यूटर कोर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से जा करके आप टैली RP9 को प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लेबल दिखा रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो टैली RP9 दिखाई दे रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे,
और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर टैली से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहाँ पर से मिल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से आप थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों समझ सकते हैं, तो यहाँ से आप विजिट करके जान सकते हैं। यहाँ पर हम आएंगे तो देखते हैं ग्रुप के बारे में मैंने इसमें डाला हुआ है, आप यहाँ से आकर के देख सकते हैं। यहाँ पर टैली का इंट्रोडक्शन है, विशेषताएं हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टैली वर्जन्स की जानकारी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, व्यापार या व्यापार का स्वामी के बारे में बताया गया है, लेखा के स्वर्णिम नियम, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पता होनी चाहिए। इससे वापस हम 1 में चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। हमको जानना है ग्रुप्स के बारे में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टैली में ग्रुप का उपयोग, तो हम इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमको ग्रुप से संबंधित पूरी जानकारी हमारे सामने नजर आएगी। आप देख पा रहे हैं टैली में ग्रुप का उपयोग कैसे करें, तो इसका पूरा यूज मैंने बताया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 प्राइमरी ग्रुप का लिस्ट दिखाई दे रहा है और 30 सेकेंडरी ग्रुप का लिस्ट दिखाई दे रहा है, और इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट का यूज हम कैसे करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का यूज कैसे करेंगे, लोन्स एंड लायबिलिटीज का यूज कैसे करेंगे, ये सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम टैली में आ जाते हैं। टैली में हम आएंगे तो सबसे पहले हमको लेजा बनाना है। हम एक टैली और खोल लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैं एक टैली ओपन कर रहा हूँ। टैली सॉफ्टवेयर को आप जितनी बार चाहो उतनी बार ओपन कर सकते हो और जो इस कंपनी में आप कार्य करना चाहते हो उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं एक टैली ओपन कर रहा हूँ और कोई दूसरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा टैली स्टार्ट हो गया। हमको जाना है यहाँ पर वर्क एंड एजुकेशन मोड पर, और यहाँ पर जाने के बाद सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और सिलेक्ट कंपनी में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर हमको किसी एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो है कि राजश्री मिल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर करूँगा। अभी हमारी कंपनी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाने के बाद ग्रुप, और ग्रुप में जाने के बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अब डिस्प्ले करेंगे तो हमारे सामने जो है यहाँ से ग्रुप का लिस्ट दिखाई दे रहा है ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट से ही। बैंक अकाउंट से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम दूसरी टैली में आ जाते हैं जिसमें हमको लेजर बनाना है। अब बैंक अकाउंट हमारा ग्रुप है तो बैंक अकाउंट का यूज क्या है ये हमको जानना जरूरी है। तो जब भी हमारा बिजनेस का हम कोई खाता खोलते हैं तो वो हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत होता है। जैसे कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने खाता खोला तो यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे और यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमको आप देख पा रहे हैं लिस्ट दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट, जब भी हम किसी बैंक का खाता खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ही होगा और यहाँ पर बैंक से रिलेटेड डिटेल्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम आपने क्या रखा हुआ है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, यानी बैंक से पूरी रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप 1 अप्रैल की स्थिति में आप ये लेजर बना रहे हो तो हो सकता है आपका पहले से खाता है और खाता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर आपका नया खाता है तो आपको सिर्फ लेजर बनाने हैं। इसको हम एंटर करके तो हमने जाना आज इसमें पहला ग्रुप के बारे में। 28 ग्रुप से है। अब यहाँ पर हम दूसरे बारे में जानेंगे। दूसरे ग्रुप के यहाँ पर बैंक OCC अकाउंट दिखा रहा है और यहाँ पर बैंक OD अकाउंट। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक OD अकाउंट और बैंक OCC अकाउंट एक ही है। यहाँ पर एलियास नेम दिखाई दे रहा है यानी उपनाम होता है। अगर किसी व्यक्ति का हम जिस नाम से जानते हैं और उसका दूसरा कोई नाम है तो हम दोनों नाम उसका ले सकते हैं। उसी तरीके से बैंक OD अकाउंट या बैंक OCC अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम बैंक OD अकाउंट या बैंक OCC अकाउंट का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बैंक OCC अकाउंट या बैंक OD अकाउंट का यूज कब करते हैं, हम जिस बैंक से खाता खोले हुए हैं और वहां से हम जो लेन देन करते हैं और उस स्थिति को देख करके हमको बैंक जो है क्रेडिट लिमिट देता है, ऐसी स्थिति में जो है हम बैंक OD अकाउंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे कि स्टेट बैंक ने हमको एक लिमिट दिया, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ SBI और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OD अकाउंट, यानी ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है
SBI और यहाँ पर मैंने लिख दिया OD अकाउंट इस तरीके से। और यहाँ पर इसको हम रखेंगे OD अकाउंट के अंदर। OD अकाउंट यानी ओवरड्राफ्ट। जब आपको कोई बैंक क्रेडिट लिमिट देता है तो ऐसी स्थिति में जो है आपको उसका अकाउंट जो है SBI यानी OD अकाउंट के अंतर्गत रखना है। अगर उसका लेन देन कुछ है तो आप माइनस में रहेंगे, यानी उससे आपने कुछ क्रेडिट लिमिट लिया हुआ है, यानी आप उनसे कर्ज लेके रखे हुए हैं और आपको हर महीने जो है उसका जो है इंटरेस्ट पे करना है। आपके खाते में जो अमाउंट रहेगा माइनस अकाउंट उसी तरीके से उसी के अनुरूप आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होता है OD अकाउंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसका हम यूज करेंगे, इंटर करके कर देते हैं। अब आता है यहाँ पर हम देखें तो ब्रांच एंड डिवीजन आ रहा है। हमारी कंपनी है और उसका हमने कोई और भी शाखा बना के रखा हुआ है किसी दूसरी जगह, सेम प्लेस में हो सकता है या आउट ऑफ प्लेस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर हम ब्रांच एंड डिवीजन का यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा चॉइस कंप्यूटर्स करके एक शाखा समझ लेते हैं, चॉइस कंप्यूटर्स, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो ब्रांच एंड डिवीजन के अंतर्गत रखेंगे। इस टर्म करके इसको भी सेव कर देंगे। इस तरीके ब्रांच एंड डिवीजन का बनाएंगे। आगे हम आते हैं तो कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो व्यापार का स्वामी का जो खाता होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा आदेश देवंगन, मैं व्यापार का स्वामी हूँ तो कैपिटल अकाउंट के अंदर रखूंगा। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट रख सकता हूँ और यहाँ पर नीचे आऊंगा तो इसको मैं कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैपिटल अकाउंट मीन्स होता है पूंजी खाता। व्यापार का स्वामी जो रोकड़ पूंजी रोकड़ संपत्ति या माल लगाकर जो व्यापार प्रारंभ करता है उसे हम पूंजी कहते हैं। तो यहाँ पर व्यापार के स्वामी द्वारा जो रोकड़ लगाया गया है उसको हम पूंजी के अंतर्गत रखते हैं। इसको एंटर करके इस तरीके से सेव कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर और भी लिस्ट दिखाई दे रहा है कैश इन हैंड का। कैश इन हैंड की बात करें तो यहाँ पर जो है हम कैश का लेजर बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर कैश का लेजर बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा लेजर बनेगा नहीं। आप देख पा रहे हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने पहले ही इसको ओपन करके बताया हुआ था कि कैश का लेजर हमारा पहले से बना हुआ था। तो यहाँ पर जो है कि अगर हम लेजर बनाते हैं तो कैश का लेजर पहले से बना हुआ है। तो कैश इन हैंड यानी हस्तक से रोकड़ हमारे पास कितना रकम है यानी रोकड़ है हमारे बिजनेस में, उसकी जानकारी को हम यहाँ से देख सकते हैं या यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। अगर 1 अप्रैल की स्थिति में हमारा यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है और 31 मार्च की स्थिति में जो हमारा बैलेंस बचता है वो क्लोजिंग बैलेंस या अंतिम स्कंद कहलाता है। और वही चीज 1 अप्रैल की स्थिति में जो है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस या तो फिर जो है कि प्रारंभिक स्कंद कहलाता है। ये इस तरीके से जो है हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पर कैश का हम लेजर बना चुके हैं तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आएंगे आगे तो करेंट एसेट्स दिखाई दे रहा है। करेंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम अपने ब्राउजर में चले जाते हैं, उसमें मैंने लिस्ट वाइज बना के रखा हुआ है। यहाँ पर हम करेंट एसेट्स का देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में समझ आए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करेंट एसेट्स दिखाई दे रहा है और करेंट एसेट्स के अंदर हम बात करें तो डिपॉजिट एसेट्स आता है, यहाँ पर लोन्स एंड एडवांस आता है, सन डिडक्टर आता है, कैश इन हैंड और यहाँ पर स्टॉक इन हैंड और यहाँ पर बैंक अकाउंट। टोटल इसके अंदर सब ग्रुप जो है 6 बने हुए हैं और इन 6 ग्रुप को जो है कि हम करंट एसेट्स के अंतर्गत रख सकते हैं। यहाँ पर अगर करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स का पहले मैं यूज बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम बाकी के सब ग्रुप के बारे में जानेंगे। करंट एसेट्स जैसे कि हमारे पास कुछ समय के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमने कैश लिया, कैश भी जो है हमारा जैसे कि अभी मैं फिलहाल जो है पेटी कैश बना देता हूँ। पेटी कैश यानी कि हम कुछ बैलेंस को हम अलग से खर्च के लिए जो निकाल देते हैं उसको हम पेटी कैश के अंतर्गत रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया कैश, यहाँ पर कैश इन हैंड। तो आप देखेंगे यहाँ पर करेंट एसेट्स दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वर्तमान संपत्ति। तो डायरेक्टली हम करेंट एसेट सिलेक्ट नहीं करते, पर ऐसा कोई कंडीशंस कि हमको कैश इन हैंड में आएगा कि फिक्स एसेट्स में आएगा या अन्य ग्रुप में आएगा, ये हमको कंफ्यूजन है। तो उस स्थिति में जो है हम करेंट एसेट्स के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो करेंट लायबिलिटीज आ रहा है, लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो ग्रुप है
यहाँ पर हम ब्राउजर में चले जाते हैं। यहाँ पर करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है डिपॉजिट एसेट्स। तो डिपॉजिट एसेट्स को हम समझ लेते हैं। डिपॉजिट एसेट्स क्या होता है, यहाँ पर मैं लेजर क्रिएट करके बताता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब डिपॉजिट एसेट्स की हम बात करें तो डिपॉजिट एसेट जो होता है वो हमारा होता है कि अमानत राशि हमने किसी को दिया हुआ है। जैसे कि हम बात करें, हमको अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक जगह की आवश्यकता है और वह जगह हमको रेंट से लेना पड़ रहा है, तो हम उस व्यक्ति को यानी जो मालिक है उस जगह का, उसको हम एडवांस देते हैं। वही हमारा जो है सिक्योरिटी अमाउंट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो दिया हुआ है डिपॉजिट एसेट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हम उसका लेजर बनाएंगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट करके लिख सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस, इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पर जो हम इसको रख देंगे डिपॉजिट एसेट्स के अंदर का। तो इस तरीके से हम इसका सिलेक्शन करेंगे। जब हम अपना धन जो है किसी को अमानत के रूप में देंगे तब की स्थिति में जो है हम यहाँ पर डिपॉजिट एसेट्स का हम यूज करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एडवांस की बात करें तो जैसे कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय एडवांस की मांग रखता है, जैसे कि उसको अचानक से किसी बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ जाती है, उसकी सैलरी तो हम देते ही हैं, सैलरी के अलावा उनको अलग से कंपनी से लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोन्स एंड एडवांस का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे लोन्स एडवांस का। तो जैसे कि राम एक कंपनी का जो है एम्प्लॉय, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो हम यहाँ पर राम लिख सकते हैं और एडवांस करके हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो लोन्स एंड एडवांस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसका ट्रांजेक्शन भी जो है पेमेंट वाउचर के अंदर दिखाएंगे। ये हमारा लेजर था। उसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आता है संडी डेप्टर। संडी डेप्टर की अगर हम बात करें तो संडी डेप्टर यानी जिस व्यक्ति को हमने माल बेचा या जिस प्रतिष्ठान को हमने माल बेचा है उधारी में, उसको हम इस ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किसी को मनीष कुमार को जैसे कि कंप्यूटर बेचा, मनीष कुमार, अब भाई मैंने उसको उधारी में माल बेचा है तो उसका मैं लेजर बनाऊंगा तो संडी डेप्टर के अंतर्गत रखूंगा, यानी विद देनदार कहलाता है। इसको एंटर करके इसको सेव कर देंगे तो इसका भी लेजर बना सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मैंने बता दिया हुआ है कैसे होता है। यहाँ पर स्टॉक इन हैंड आ रहा है। स्टॉक इन हैंड यानी कि जो है कि ऐसे स्टॉक जिसको हम गिन नहीं सकते, हमको इतना ही पता है कि हमको हमारे पास कितने रुपए का माल है या कितने लाख का माल है, ऐसी स्थिति में जो है हम स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम बात करें तो एक्चुअल में हमको यहाँ पर मैं वापस आ रहा हूँ, इन्वेंट्री इन्फो में हमको मिल जाता है ऑप्शन स्टॉक आइटम का, और स्टॉक आइटम का हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टॉक की जानकारी बताकर उसकी क्वांटिटी और रेट डाल के हम इसको ओपनिंग बैलेंस में ले सकते हैं। पर यहाँ पर जो है ऐसे अकाउंट से है, यानी कि हमको हमारे पास माल है पर हमारे पास कितनी मात्रा में माल है ये पता नहीं है। ऐसी स्थिति में एक एवरेज वैल्यू लेने के लिए हम जो है यहाँ पर स्टॉक आइटम का यानी कि यहाँ पर स्टॉक इन हैंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे स्टॉक के माल आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपको अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूँ स्टॉक इन हैंड, और यहाँ पर नीचे की तरफ हम यहाँ पर भी टाइप कर देंगे स्टॉक इन हैंड, हमारे पास कितने रुपए का माल है। यानी 31 मार्च की स्थिति में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में बताने होंगे। एंटर करके इसको भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो आता है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मैंने पहले ही बता दिया हुआ है। सबसे पहला हमारा लेजर था टैली के अंदर, देख सकते हैं बैंक अकाउंट मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर हमारे 6 ग्रुप होते हैं जिसको हम करंट एसेट्स के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा आ गया बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट के बाद हम देखें तो यहाँ पर कैश इन हैंड के बाद आता है डिपॉजिट एसेट के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा फिक्स एसेट, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर डिपॉजिट हो गया हमारा, लोन्स एंड एडवांस, सन्डी डेब्टर। यहाँ पर अब बात करें तो नीचे की तरफ हम आएंगे लोन्स एंड एडवांस, और लोन्स एंड एडवांस के पास सन्डी डेब्टर होगा। तो इस तरीके से हमारा अंडर सब ग्रुप था। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है यहाँ पर नीचे की तरफ हम आएंगे डिपॉजिट एसेट्स के बाद हम आते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज भी हमारे कुछ ग्रुप होते हैं, यहाँ पर से हम समझ लेते हैं। नीचे की तरफ आगे पीछे करके आप देख लेंगे। यहाँ पर हमारा करेंट लायबिलिटीज दिखाई दे रहा है। करेंट लायबिलिटीज हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे 3 ग्रुप्स होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, और दिखाई दे रहा है यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर। जैसे कि हमने सन्डी डेब्टर का एक ग्रुप बनाया, उसी तरीके से सन्डी क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है हमारा वो है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का हम पहले लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में जीएसटी चल रहा है, या टीडीएस है, या अन्य कोई भी टाइप का टैक्स है जिसको हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो उस तरीके का लेजर बनाने के लिए जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर जीएसटी की टाइप की बात करें तो आईजीएसटी होता है यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और तीसरा होता है एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इनमें से मैं किसी एक को अभी बना के बता रहा हूँ। आईजीएसटी मैंने यहाँ पर टाइप किया। यहाँ पर इसको लेने के बाद इसको हम डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, और इसको एंटर करके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको लिस्ट दिखाई देता है। मैंने ऑप्शंस को इनेबल नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अदर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जीएसटी ऑप्शन इनेबल होगा। अभी हम लेजर को बनाने के लिए सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आईजीएसटी हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो अगर हमको कर एंड दायित्व से संबंधित लेजर बनाने हैं, यानी हम टैक्स से संबंधित लेजर बनाएंगे, तो उस कंडीशन में ड्यूटीज एंड टैक्सेस का यूज करेंगे। इंटेंट करके यहाँ पर भी सेव कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो प्रोविजंस अकाउंट जो होता है वो 31 मार्च की स्थिति में ही बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हर एक जो है ट्रांजेक्शन यानी कि बोलना चाहिए खर्च, कुछ ऐसे खर्चे जिसको हमने उसी महीने में नहीं पे कर पाए। जैसे कि अप्रैल का हम भुगतान करते हैं, मई में मई का भुगतान करते हैं, जून में। उसी तरीके से जो है लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो मार्च का पेमेंट हम करते हैं अप्रैल में। तो मार्च में हमको पेमेंट करना था, हमारा फाइनेंशियल ईयर का अंत हो चुका है, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, हमको आने वाले नए सत्र में ट्रांसफर होना है। तो नए सत्र में हम खर्च को दिखाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रोविजंस ऑप्शंस का यूज करते हैं, यानी प्रोविजंस ग्रुप का। तो यहाँ पर जो है आपको यूज करना है, जैसे कि हमको अपने एम्प्लॉय का है सैलरी देना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम बना लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर बना सकते हैं, यानी अदत्त रह गया है, ऐसे लेन देन जो अदत्त रह गया है वैसी स्थिति में हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसको हम रख देंगे प्रोविजन अकाउंट के अंदर। लेकिन प्रोविजन अकाउंट के अंदर अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर हमको क्रेडिट बैलेंस बताना होगा कि कितने रुपए हमको उसको चुकाना है, ये भी हमको डालने होंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस के अंदर इसको बताना होता है। सेव कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है सन्डी क्रेडिटर। ऐसे व्यापारी जिनसे हमने माल उधारी में खरीदा हुआ है उसका हम लेजर यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि मैं कंप्यूटर खरीदा होम सर्विस से, मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो इससे मैं जो लेजर इसके लिए लेजर बनाऊंगा वो हमारा क्रेडिटर के अंदर होगा, सन्डी क्रेडिटर के अंदर। कंट्रोल ए सेव कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, हम टैली का लिस्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखे तो यहाँ पर हम जो है करेंट लायबिलिटीज का यूज कर लिए। डिपॉजिट एसेट्स हमारा हो चुका है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझ लेते हैं, और यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये दोनों चीजें हम समझ लेते हैं।
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ऐसे खर्च जो हम माल खरीद के ला रहे हैं और माल को पहुंचने तक हमारे से जो खर्च हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं, जैसे कि हम माल खरीद के ला रहे हैं उस पर जो व्यय हो रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बोल देता हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। तो यहाँ पर जो है ये जो हमको माल खरीदने से लेकर के हमारे तक जो पहुंचने में खर्च होता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल सेव कर दिए। उसी तरीके से अब इसकी जब हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जाना तो उसी तरीके से हम जान लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, इसका भी यूज हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आएंगे, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो माल को बेचते समय जो भी व्यय होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, आपका ऑफिस का रेंट हो गया, आपका एम्प्लॉय का वेतन हो गया, ये सारी चीजें जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ऑफिस रेंट, यहाँ पर ऑफिस रेंट हम लिख दिए और यहाँ पर हम नीचे की तरफ हम आएंगे तो इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत डालेंगे। उसी तरीके से जैसे कि पेट्रोल एक्सपेंसेस है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा, यानी माल को बेचते समय जो हमारा व्यय होगा वो सारा चीज जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की अगर हम बात करें उसके पहले और देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट इनकम है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट इनकम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर इनकम इनडायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकम, डायरेक्ट इनकम की बात करें तो माल को बेचने से जो हमको इनकम होता है वो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, मैं कोर्स कराता हूँ एमएस ऑफिस का मैंने कोर्स कराया और इसका जो है कि मेरे को कोई भी अन्य कोई खर्च नहीं है, जैसे कि डायरेक्टली मैं पढ़ा रहा हूँ और उससे मेरे को फीस की प्राप्ति हो रही है स्टूडेंट से, तो ऐसी स्थिति में जो है ये डायरेक्ट इनकम होगा। सिलेक्ट किए और यहाँ पर सेव कर दिए। अब यहाँ पर रही बात इनडायरेक्ट इनकम की, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हमको किसी अन्य माध्यम से इनकम हो रहा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं बैंक से ब्याज की प्राप्ति हुआ या तो फिर हमने किसी से कमीशन की प्राप्ति किया, तो ये हमारे लिए जो है इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो यहाँ पर जो है यह हम अपने बिजनेस के पैसे को किसी दूसरे बिजनेस में हमने लगा के रखा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी जो है यहाँ पर हम उसको इनडायरेक्ट इनकम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं, जैसे कि मैं बैंक इंटरेस्ट लिख देता हूँ, बैंक से मेरे को इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट लिखा और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत डाल देंगे। बैंक में हमारा पैसा जमा है और उससे हमको इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है कि अब आता है यहाँ पर फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट की हम बात करेंगे तो फिक्स एसेट जो होता है वो हमारा संपत्ति होता है, ऐसी संपत्ति जिसका कोई जीवन काल है 2 साल 5 साल 10 साल, तो ऐसी स्थिति में जो है हम उसको फिक्स एसेट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ही हमारे ऑफिस के लिए हमने कंप्यूटर खरीदा तो उसको हम जो है फिक्स एसेट के अंतर्गत रख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि फर्नीचर है, भूमि है, भवन है, ये सारा चीज हमारा फिक्स एसेट के अंतर्गत आता है। अगर ऑफिस यूज के लिए जो है आप कोई व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं वो भी हमारा फिक्स एसेट्स होगा, तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। उसके बाद अगर नीचे की तरफ हम आए तो हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस देख लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, फिक्स एसेट, इनकम डायरेक्ट, ये हमने सब जान लिया। अब यहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी मैंने बताया यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम के समय यहाँ पर जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट यह होता है कि आपके बिजनेस का पैसा आपने किसी अन्य बिजनेस में लगाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप उसको इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं रिलायंस में आपने इन्वेस्ट किया रिलायंस, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आपने जो बिजनेस का पैसा दूसरे किसी बिजनेस में लगाया हुआ है, ऐसी स्थिति में जो है आप इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग ऑप्शन लेंगे।
उसके बाद हम नीचे की तरफ हम आएंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया है अभी हमने किए, लोन्स एंड एडवांस हो गया, लोन्स लाइबिलिटीज आ रहा है। और लोन्स लाइबिलिटीज के अंतर्गत हमारे 3 ग्रुप मिलते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम ब्राउजर में जाएंगे, इसमें मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना पड़ेगा हमको। ये हमारा दिखाई दे रहा है लोन्स लाइबिलिटी। लोन्स लाइबिलिटी प्राइमरी ग्रुप होता है, हम इसका यूज नहीं करते। इसके अंतर्गत बैंक ओडी अकाउंट आता है और बैंक ओडी अकाउंट का यूज मैंने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पर हम सिक्योर लोन की बात करते हैं और अनसिक्योर लोन। यहाँ पर सिक्योर लोन की अगर हम बात करें तो सिक्योर लोन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर सिक्योर लोन दिखाई दे रहा है। सिक्योर लोन की बात करें तो यहाँ पर सिक्योर लोन से ऐसा है कि जिस कंपनी को हम अमानत दे करके हम जो लोन की प्राप्ति करते हैं, जैसे कि मणिपुरम गोल्ड लोन होता है, तो वो क्या करता है, गोल्ड को रखता है और उसके एवज में हमको कुछ लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम उसको ले सकते हैं, यानी हम अपने लैंड बिल्डिंग के एवज में लेना है तो उसको ले सकते हैं, या गोल्ड के एवज में या कोई भी संपत्ति के एवज में हमको लेना है तो इसको हम ले सकते हैं, तो उसको हम सिक्योर लोन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अभी गोल्ड से ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने गोल्ड रखा और यहाँ पर इसको लोन से सिक्योर लोन के अंतर्गत डाल देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इसको किसके अंतर्गत रखना है तो आप डायरेक्टली जो है लोन्स लाइबिलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको समझ आ रहा है कि गोल्ड किस टाइप का लोन है, तो यहाँ पर जो है हम सिक्योर लोन सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर लोन्स एंड लाइबिलिटी ही सिलेक्ट करेंगे, इंटेंट करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आता है अनसिक्योर लोन। यहाँ पर हम लिस्ट में देखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो अनसिक्योर लोन दिखाई दे रहा है। जस्ट अपोजिट, जैसे कि आप किसी रिश्तेदार, किसी ऐसे प्रतिष्ठान जिसको आपको अमानत देने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए किसी संपत्ति को रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोन को आप जो है यहाँ पर अनसिक्योर लोन के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसके लिए कोई नियम व शर्तें नहीं है। आप किसी दोस्त से 25,000 रुपये ले लिया और उसको आप बोलते हैं कि 5-5 हज़ार करके मैं दूंगा, तो यहाँ पर जो है कोई नियम व शर्तें नहीं है। यानी कह सकते हैं कि अगर हमको किसी को 1 तारीख को चुकाना और 1 तारीख को हम नहीं चुका पाए तो हमको बैंक जो है पेनाल्टी लगाता है, लेकिन हम अगर किसी फ्रेंड से लिए हुए हैं तो उसको हमको पेनाल्टी देने की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको जो है अनसिक्योर लोन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रमेश कुमार का डाल देता हूँ, रमेश कुमार से हमने रमेश कुमार, इसको मैं अभी लोन ले लेता हूँ समझने के लिए, और यहाँ पर हम इसको रख देंगे अनसिक्योर लोन के अंदर, इंटेंट करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा लोन्स लाइबिलिटी हो गया। लोन्स लाइबिलिटी के अंतर्गत बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट था, उसके बाद सिक्योर लोन था और यहाँ पर अनसिक्योर लोन। अब यहाँ पर हमारा लोन्स लाइबिलिटी हो गया है। अब नीचे की तरफ हम आएंगे तो मिस्ड एक्सपेंसेस एसेट्स दिखाई दे रहा है। इसका हम यूज कब करते हैं, जब कोई कंपनी स्थापित होती है और स्थापित होते समय हमको बड़ी बड़ी मशीनरी या मजदूर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कहने का मतलब मशीन को लाने से लेके उसको फिट करते तक, स्थापित करने तक जो खर्च होता है उसको हम जो है मिस्ड एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल लिख लेते हैं मशीनरी और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे मिस्ड एक्सपेंसेस, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सेव कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है प्रोविजन। हम जान चुके हैं परचेस अकाउंट आ रहा है। परचेस अकाउंट की हम बात करें तो परचेस अकाउंट, जब भी हम परचेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो हमको बताना पड़ता है कि हमारा परचेस किस तरीके का है। तो यहाँ पर जो हमको परचेस अकाउंट ही बनाने होते हैं, परचेस अकाउंट, और यहाँ पर परचेस अकाउंट का ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जैसे कि जीएसटी वाइज आप परचेस कर रहे हैं तो जीएसटी परचेस करके भी आप लेजर बना सकते हो। परचेस अकाउंट के अंदर इसको भी डालेंगे, या आपका जो बिजनेस है वो अलग अलग सेक्टर वाइज है, क्लॉथ का है, फिर गिफ्ट आइटम का है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे क्लॉथ का है तो आप क्लॉथ परचेस करके कर सकते हैं और इसको आप परचेस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। उसी तरीके से जैसे गिफ्ट परचेस है, गिफ्ट का है
तो आप इसको भी रख सकते हैं कि परचेस अकाउंट कर देंगे और इसको परचेस अकाउंट के अंदर कर डाल सकते हैं। इस तरीके से परचेस अकाउंट का यूज करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो हमने यहाँ पर व्यापार के स्वामी का खाता हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला था, उसी तरीके से जो है यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अधिकतर हम रिजर्व एंड सरप्लस का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर जो है आपको जब भी अगर एक से अधिक व्यापारी के द्वारा बिजनेस किया जा रहा है तो सभी को आप कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही रखेंगे। यहाँ पर रिटर्नेड अर्निंग का ऑप्शन दिखा रहा है। ये रिजर्व एंड सरप्लस और रिटर्नेड अर्निंग ऑप्शन जो है एक ही है। इसको एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि दोनों नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिटर्नेड अर्निंग जो है यहाँ पर उपनाम है और रिजर्व एंड सरप्लस जो है प्राइमरी नेम है। इस तरीके से भी हम इसको जान सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो नीचे की तरफ सेल्स अकाउंट आ रहा है। जिस तरीके से हमने परचेस का लेजर बनाया उसी तरीके से जो है हमको सेल्स का लेजर बनाना है। यहाँ पर हम सेल्स का लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट। इसको भी हम सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। और जिस तरीके से हमने परचेज का बनाया, परचेज जीएसटी, यहाँ पर हमने जो बनाया गिफ्ट परचेज या आप क्लॉथ परचेज बनाया, उसी तरीके से आप इसका भी लेजर आप अलग अलग कैटेगरी में बना सकते हैं ताकि आपको रिपोर्ट देखने में आसानी हो। इस तरीके से हम सेल का भी लेजर बना सकते हैं। उसके बाद नीचे क्या दिखाई दे रहा है देख लेते हैं। सिक्योर्ड लोन हमारा हो चुका है, स्टॉक इन हैंड हो चुका है, यहाँ पर संडी क्रेडिटर हो चुका है, संडी डेप्टर हो चुका है, सस्पेंस अकाउंट हमारा नहीं हुआ है। ऐसे लेन देन जो हमको समझ में आ रहा है, जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस समय हमको एंट्री करनी जरूरी होती है, लेकिन हमको यह पता नहीं है कि ये यानी कि जो हमने बिलिंग किया हुआ है उसका हमको लिखावट भी समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर हम इस ऑप्शंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे कि इसके लिए कई टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या कोई अन्य ट्रांजेक्शन हो सकते हैं या कोई खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सस्पेंस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर सस्पेंस का ही लेजर बनाना होता है, सस्पेंस अकाउंट का, और इसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर ही डालेंगे। लेकिन यह जो सस्पेंस अकाउंट है इसको हमको बाद में क्लियर करने होते हैं, यानी उचंती के खाते बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमको इसको बाद में क्लियर करना होता है जब भी जिस व्यक्ति के द्वारा वो बिलिंग किया गया है, जिस बिलिंग को हम देख करके ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हुआ है, तो हम सस्पेंस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है हम उसको चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखें नीचे की तरफ तो अनसिक्योर्ड लोन हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने 28 ग्रुप्स का यूज करना सीखा लेजर बनाते समय। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप यह वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।